हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। और मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी MPC 006 स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी, ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यूनिट नंबर 1 पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की नेक्स्ट वीडियो आप सबके सामने है। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर डिफरेंट सैम्पल्स। मीन्स कि आज की वीडियो में हम जानेंगे पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो डिफरेंट सैम्पल्स में किस तरीके से दिखते हैं या किस तरीके से मेजर किए जाते हैं। फिर हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम को समझना कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्चुअली क्या है। एंड उसके बाद एक छोटी सी जानकारी होगी हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं। डोंट ट्राई टू रोट और मेमोराइज द टॉपिक्स। ये मेरा सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड पॉइंट है कि आप प्लीज़ कोई भी कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट को, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। शुरू करते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर डिफरेंट सैम्पल्स से। मींस कि हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में इनके बारे में बात की है, लेकिन अभी हमारे पास डिफरेंट सैम्पल नाम का एक वर्ड ऐड ऑन किया। डिफरेंट सैम्पल मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किस तरीके के सैम्पल्स हैं। तो हमारे पास दो टाइप के ही सैम्पल्स हो सकते हैं, एक होता है लार्ज सैम्पल और एक होता है स्मॉल सैम्पल। मीन्स कि हमारे पास दो टाइप के सैम्पल हैं। अब हम शुरू करते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर स्मॉल सैम्पल्स। मीन्स कि छोटा सैम्पल है हमारे पास, तब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। In case of small samples, the sampling distribution of the mean is not normal. Means कि small samples में हम जब sampling distribution देखते हैं means का, तो वो normal नहीं होता। It was in about 1815 when William Seeley Gosset developed the concept of small sample size. Means कि 1815 में विलियम सीली गॉसेट ने ये फाइंड आउट किया कि हम स्मॉल सैम्पल साइज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्टडी कर सकते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स में। ही फाउंड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑफ द स्मॉल सैम्पल मीन्स वर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कर्व। उन्होंने ये पाया कि जब हम स्मॉल सैम्पल साइज़ के जो मीन्स का कर्व बनाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व से थोड़ा डिफरेंट होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वॉज नेम्ड एज टी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे उन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। When the size of the sample is small, the T distribution lies under the normal curve. Means कि जब जो सैम्पल साइज़ है वो स्मॉल होता है तब हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली टी डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा एट द प्लेस ऑफ नॉर्मल कर्व। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर लार्ज सैम्पल्स। मीन्स कि अब लार्ज सैम्पल्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हमारा वीडियो का मोटिव ही यही है कि हम लार्ज सैम्पल्स को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट लार्ज सैम्पल्स पर ही वर्किंग होते हैं। इफ़ वी सिलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैम्पल्स ऑफ 100 ट्रेनीज ईच फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ ऑल ट्रेनीज। मीन्स कि हम मान लेते हैं लार्ज नंबर का एक बहुत सारे रैंडम सैम्पल्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट किए किसी पॉपुलेशन से, और एक सैम्पल में 100 ट्रेनीज हैं। द मीन वैल्यू ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोर्स फॉर ऑल सैम्पल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल। और फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट उन सभी सैम्पल्स पर अप्लाई करते हैं और उनका स्कोर फाइंड आउट करते हैं, तब हम देखेंगे कि उनका जो स्कोर है वो एक्चुअली आइडेंटिकल नहीं होगा। अ फ्यू वुड बी रिलेटिवली हाई, अ फ्यू रिलेटिवली लो, बट मोस्ट ऑफ देम वुड टेंड टू क्लस्टर अराउंड द पॉपुलेशन मीन। लेकिन कुछ डेटा होगा जो बहुत ज़्यादा हाई होगा। मीन्स जब हम उनका मीन फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा पॉपुलेशन मीन है उससे बहुत ज़्यादा हाई होगा, और कुछ डेटा ऐसा होगा जिनका जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन से बहुत ज़्यादा कम होगा। और लेकिन ज़्यादातर जो डेटा होगा वो अराउंड द पॉपुलेशन मीन ही होगा।
An important principle known as the central limit theorem describes the characteristics of sample means. Means जब हम large samples की बात करते हैं तब हमारे पास एक important principle आता है जो कि sample means की characteristics को describe करता है और उसका नाम है central limit theorem. उम्मीद है आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे. जैसा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए. अब शुरू करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम को समझना. सेंट्रल लिमिट थ्योरम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डी मोवियर ड्यूरिंग द अर्ली 18th सेंचुरी. मीन्स कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट है वो डी मोवियर ने इंट्रोड्यूस किया अर्ली 18th सेंचुरी में. happens to be the most important theorem in statistics. और statistics में ये एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही important theorem साबित हुई. According to this theorem, if we select a large number simple random samples, इस theorem के according अगर हम एक large number का simple random sample select करते हैं, say from any population, और उसे किसी भी population से आप draw out कीजिए and determine the mean of each samples. मीन्स कि अब उन सैम्पल्स के सभी का मीन को डिटरमाइन करिए, मीन्स फाइंड आउट कीजिए. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सैम्पल्स मीन्स विल टेंड टू बी डिस्क्राइब्ड बाय द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब आप पाएंगे कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा है और उनका जो पॉपुलेशन मीन होगा जिसे हम म्यू कहेंगे और वराइंस है जिसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन. सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. दिस इज ट्रू इवन इफ द पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉट नॉर्मल. ये बिल्कुल सच है कि चाहे वो पॉपुलेशन खुद नॉर्मल ना हो जिसमें से हमने सैंपल को ड्रॉ आउट किया है. Or in other words, we can say that the sampling distribution of sample means approaches to a normal distribution irrespective of the distribution of population from where the sample is taken. Means कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो sample distribution है sample means का वो हमेशा normal distribution को ही approach करेगा. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस population से हमने samples को draw out किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं है. एंड अप्रॉक्सीमेशन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स इंक्रीजिंगली क्लोज, इंक्रीज इन सैम्पल साइज. और ये जो अप्रोच है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सैम्पल मीन्स का वो और ज़्यादा क्लोज होता जाएगा जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज होता जाएगा. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. लार्ज नंबर सिंपल रैंडम सैम्पल्स. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सैम्पल में वेरिएबल्स का जो नंबर है वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए. अब एक इसमें टर्म आया था मीन म्यू. इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन, यानी कि टोटल जो हमारे पास डेटा है उसका एवरेज. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आया वराइंस. वराइंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं. वराइंस इन स्टैटिस्टिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द स्प्रेड बिटवीन नंबर्स इन अ डेटा सेट. मीन्स एक डेटा सेट में नंबर्स के स्प्रेड को मेजरमेंट करने का तरीका है वराइंस. दैट इज इट मेजर्स हाउ फार ईच नंबर इन द सेट इज फ्रॉम द मीन एंड देयरफॉर फ्रॉम एवरी अदर नंबर इन द सेट. मीन्स कि ये फाइंड आउट करता है कि जो सैम्पल मीन है वो कितने दूर तक फैला हुआ है जो पॉपुलेशन मीन के. अब यहाँ हमने एक टर्म यूज़ किया सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन. तो इसमें सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सैम्पल. अब हमारा लास्ट पॉइंट इस वीडियो का है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना. The mean value is calculated by adding all the data points and dividing by the number of data points. Means कि जब हम standard deviation को find out करना चाहते हैं
तब हमें दो चीज़ों को फाइंड आउट करना ज़रूरी हो जाता है। वन इज़ मीन एंड सेकेंड इज़ वरायंस। मीन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन सबको प्लस करेंगे और जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं उस नंबर से उस सम को डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमें मीन वैल्यू का पता चल जाएगा। अब आगे हमें वरायंस निकालना है, तो वरायंस के लिए हम क्या करेंगे कि जो मीन वैल्यू आया है उसमें से हर वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे हमारे पास कुछ डेटा नेगेटिव आएगा और कुछ डेटा पॉजिटिव आएगा। तो अब उसको स्क्वायर करेंगे ताकि जो नेगेटिव डेटा है वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो सबका स्क्वायर करने के बाद फिर उन सभी को प्लस किया जाएगा। जब प्लस कर लेंगे तो उस नंबर को जो सम करके आया है उसे डेटा पॉइंट्स हमारे पास जितने हैं, मान लीजिए हमने 20 डेटा पॉइंट्स लिए, तो उसमें से एक कम कर देंगे, माइनस करने पर आएगा 19। तो जो हमारे पास सम आया है वरायंस का स्क्वायर करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें वरायंस फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाएगी, मीन्स हमारे पास वरायंस की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी वरायंस का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तब हमारे पास जो नंबर आएगा एक्चुअली वही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर स्मॉल सैम्पल्स में हमने देखा कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल नहीं होता है और उन स्मॉल सैम्पल्स में जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और लार्ज सैम्पल्स में हमने देखा कि जो हमारा मीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सैम्पल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्चुअली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल काम करता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जिसका कहना है कि जब हम लार्ज सैम्पल्स के मीन्स को फाइंड आउट करते हैं और पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर डेटा पॉपुलेशन मीन के अराउंड ही होता है। फिर उसके बाद हमने बात किया स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चला कि स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। वन इज़ मीन एंड नेक्स्ट इज़ वरायंस। मीन को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास डेटा है उसको सम करेंगे और नंबर ऑफ़ डेटा से डिवाइड कर देंगे। वरायंस को फाइंड आउट करने के लिए मीन्स में से हर डेटा पॉइंट को माइनस किया जाएगा, जिससे हमारे पास कुछ डेटा नेगेटिव होगा और कुछ पॉजिटिव डेटा होगा। फिर उन सभी डेटा को स्क्वायर किया जाएगा जिससे कि हमारा नेगेटिव डेटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। जो स्क्वायर करने के बाद डेटा आया है उसको प्लस करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स में से 1 माइनस करके। तो इससे हमें वरायंस फाइंड आउट हो जाएगा और जो वरायंस आया है अगर हम उसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया होगा। आप बहुत समझदार हैं, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।